बीआरएस की हुकूमत में आप लोग देखे, कुछ बिल्डिंग्स बनाए, कुछ तमाशे करे, माइनॉरिटी स्कूल्स बनाए, ये करे वो करे। लेकिन अब जैसा गवर्नमेंट गिरी, कितने केसेस आए, इसमें करप्शन, उसमें करप्शन, ये इसमें खा गए, उसमें खा गए। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से एजुकेशन हासिल होने वाला नहीं। जैसा कि दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए, बनाने के साथ साथ वहां के प्रिंसिपल्स को, वहां के टीचर्स को गवर्नमेंट अपनी तरफ से फिनलैंड भेजी, न्यूयॉर्क भेजी, सिंगापुर भेज के वहां पर ट्रेनिंग ली। तो उन्होंने ये कहा था कि हर स्टेट में एटलीस्ट 10% जो स्टेट का बजट है उसमें से 10% एजुकेशन पे जो है खर्च होना चाहिए। और तेलंगाना की अगर हम बात करें 2014 में तो काफी जो है 10% के आसपास था, बट वक्त के साथ 5-5 साल के बाद आप देखोगे तो वो घट के और कम होते गया है। मैं सैयद सफदर अली मूस, आज स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो तेलंगाना स्टेट आम आदमी पार्टी के जो कोर कमेटी मेंबर भी है, साथ ही साथ हैदराबाद और चेवल्ला पार्लियामेंट्री इंचार्ज भी है। तो हम बहुत बहुत जो है खैर मकदम करते हैं मोहम्मद माजिद साहब का स्टूडियो पे। माजिद साहब बहुत बहुत जो है वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब, आम आदमी पार्टी की जो एक शुरुआत हुई, पहले तो 2011 में जिस तरीके से हमने देखा कि एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और 2012 में फिर एक पार्टी जो है बनी आम आदमी पार्टी। उसके बाद इतनी कम वक्त में जो है हमने देखा है कि हिंदुस्तान में दिल्ली जैसा जो एक यूनियन टेरिटरी है वहां पे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, फिर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, और काफी मुख्तलिफ रियासतों में जो है एमएलएज भी है, मेयर्स भी है। तो हैदराबाद तेलंगाना में आम आदमी पार्टी का फ्यूचर प्लान्स क्या है, कितनी मतलब उनके क्या आगे की पॉलिसी है, उस पर जरा थोड़ा बताइए। पहले तो मैं जितने भी ये न्यूज़ वन चैनल के व्यूअर्स हैं उनको सलाम करता हूं, और वो जो मेरा ये प्रोग्राम देखेंगे उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा। जी हाँ, आपने जैसा कहा, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से आई है जी। और आंदोलन से ही पार्टी आगे बढ़ते गई है, और आज भी आंदोलन ही करना पड़ रहा है। जबकि 3 बार दिल्ली में गवर्नमेंट बनाए, पंजाब में गवर्नमेंट बनाए, कई स्टेट्स में एमएलएस, काउंसलर्स, मेयर रहने के बावजूद भी आज भी आंदोलन करना है, इसलिए कि हक और ईमान पर पार्टी चल रही है, कट्टर देशभक्ति पर पार्टी चल रही है, कट्टर इंसानियत पर पार्टी चल रही है। वो वजह से आज भी हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। तो अब लिहाजा आप जैसा कि तेलंगाना और हैदराबाद के ताल्लुक से पूछे हैं जी। यकीनन तेलंगाना और हैदराबाद में जोरों शोर से काम चल रहा है, और आने वाले जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें भी जो हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और उसके बाद हैदराबाद में जीएचएमसी लिमिट में म्युनिसिपल इलेक्शन रहेगा, उसके अंदर भी हम जो सो जोरों शोर से और पूरे जितने डिवीजन है उसमें हम हमारे कैंडिडेट्स डालेंगे, और हमें यकीन है इस बार हमें हैदराबाद में फायदा होगा। माजिद साहब, जैसे कि हमारे न्यूज़ वन का मकसद ये है कि पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक इश्यूज और डेवलपमेंटल पे बात हो। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो भी आए तो हम उनसे तरक्की याफ्ता कामों पे जो है अक्सर बात करें। और आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में लेकर जो गवर्नमेंट स्कूल का जो मॉडल है उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में और इंटरनेशनल जगहों पर भी उसकी अक्सर चर्चा होती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को किस तरीके से डेवलप किया गया है दिल्ली में। तो क्या आने वाले समय में हम देखेंगे कि हैदराबाद में भी जो है उस तरीके के गवर्नमेंट स्कूल्स को डेवलप किया जाएगा? दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स, जब भी वहां पर एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ, वहां का वीडियो आया, और स्कूल का वीडियो आया, स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ, स्कूल के इवेंट्स के वीडियोज आए, तो मेरे को एक अंदर से खुशी होती है। वो खुशी क्या होती है, काश जो दिल्ली में काम हो रहा है, पंजाब में काम हो रहा है, वो हैदराबाद तेलंगाना में भी हो। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ हमारे कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी साहब का, जो प्रेजेंट तेलंगाना गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। उन्होंने मजबूर हो गए कि वहां के हालात, वहां के स्कूल्स, वहां के हॉस्पिटल्स, वहां की जो अवाम केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट के ताल्लुक से बयान कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि यहां पर भी हम जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम भी वो मॉडल यहां पर लाएंगे। लेकिन उनका तो खैर पॉलिटिकल कहना है, बस जब बयान कर दिए खत्म हो गया। लेकिन मेरा तो ख्वाब है कि हैदराबाद और तेलंगाना में जरूर वो मॉडल
यहाँ पर लाने की हम भी कोशिश करेंगे और हमें अवाम पे भी पूरा यकीन है, भरोसा है कि वो जैसा दिल्ली और पंजाब की अवाम आम आदमी पार्टी को चाहिए और वहां के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और भी कई सर्विसेज है, वो सर्विसेज जैसा करंट फ्री है और राशन घर पे सप्लाई है, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो आवाम के लिए बहुत फायदेमंद है। तो हमें यकीन है वो यहाँ पर मॉडल आएगा और आवाम साथ देंगे। माजिद साहब, अगर हम बीआरएस हुकूमत की अगर बात करते हैं तो बीआरएस हुकूमत का जो 10 साल का टेन्योर रहा उसमें तेलंगाना एजुकेशन बजट जो था 19,000 करोड़ का कुछ बजट था। और हमने देखा है कि गांव देहात भी जो है गवर्नमेंट स्कूल्स को डेवलप करने की एक कोशिश की गई और राजन्ना सिलसिला में भी जो है गवर्नमेंट का केजी टू पीजी जो फ्री में तालीम मिलने के लिए एक बड़ा कैंपस बनाया गया। लेकिन जब बात हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की आती है तो इतनी तरक्की याफ्ता काम जो है नहीं दिखा। और अब कांग्रेस की हुकूमत जब आ गई तो कांग्रेस ने बढ़ाकर एजुकेशन बजट को जो है 21,300 करोड़ के करीब बजट कराया। तो क्या ये बार आपके तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कुछ नुमाइंदगी की जाएंगी कि हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसको डेवलप किया जाए? सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, पूरे तेलंगाना के स्कूल्स के वास्ते हम एक मोमेंट लाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप बीआरएस हुकूमत का 10 साल का दौर के ताल्लुक से बोले एजुकेशन पे वो लोग काम करे बोल के बता रहे। दो टाइप का रहता काम करने का तरीका। एक टाइप ये रहता अपना नाम होना और अपना जेब भरे जाना। दूसरा तरीका रहता एक काम करना है, बच्चों का एजुकेशन अच्छा होना है, बच्चे डेवलप होना है। दो तरीके का काम होता। बीआरएस की हुकूमत में आप लोग देखे कुछ बिल्डिंग्स बनाए, कुछ तमाशे करे, माइनॉरिटी स्कूल्स बनाए, ये करे वो करे। लेकिन अब जैसा गवर्नमेंट गिरी कितने केसेस आए, इसमें करप्शन, उसमें करप्शन, ये इसमें खा गए, उसमें खा गए, सब आप लोगों के सामने आया। तो सिर्फ बिल्डिंग बनाने से एजुकेशन हासिल होने वाला नहीं जी। इसके लिए बार बार केजरीवाल साहब ने कहा आप कुछ अच्छा करेंगे तो हम आपसे आके सीखेंगे, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप सीखिए। देखिए आप जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स है, एमएलए है, बड़े पैसे वालों के बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिनलैंड, न्यूयॉर्क, इधर उधर जाके, सिंगापुर जाके पढ़े ही पढ़ते। ये गरीब बच्चों को वो एजुकेशन मिलता क्या? अगर नीयत साफ है तो बिल्कुल मिलता। जैसा कि दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने के साथ साथ वहां के प्रिंसिपल्स को, वहां के टीचर्स को गवर्नमेंट अपनी तरफ से फिनलैंड भेजी, न्यूयॉर्क भेजी, सिंगापुर भेजी, भेज के वहां पर ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग लेके आके यहां पर ट्रेनिंग दी। तरीका यह है काम का। खाली बिल्डिंग बना दिए, बच्चों को लाके डाल दिए, कोई देखने वाला नहीं। कैसे कैसे केसेस सुनने में आए जो बयान नहीं कर सकते। तो आपको सिस्टम नहीं आता चलाने का, खाली बस तमाशा करना। अब रहा बजट का, इंडिया में एक ही वाहिद स्टेट है जो सालाना जो बजट रहता, बजट में 25% सिर्फ एजुकेशन पे दिया जाता। तो ये 20,000 21,000 करोड़ कोई वैल्यूबल नहीं है, जबकि 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली में, वहां पर 25% बजट दे रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल साहब का परसों एक अच्छा बयान है, उसके अंदर केजरीवाल साहब कहे अगर 300 करोड़ रुपए है हमारे यहाँ, उसके लिए एक ब्रिज बनाना है, एक साइड एजुकेशन है, दोनों में से कौन सी चीज अहम है? तो ब्रिज को रोक दिए उन्होंने, स्कूल पे तवज्जो दी, एजुकेशन पे तवज्जो दी। क्यों कि ब्रिज अगर ये बच्चे डेवलप हो जाएंगे, ये बच्चे पढ़ लिख के काबिल हो जाएंगे, ऐसे 100 ब्रिज बनाना। तो अब ये आइंदा हुकूमत को, अभी तो ये बजट दे दिया, आइंदा हुकूमत को भी मेरा मशवरा है कि एजुकेशन पे बजट दियो, एजुकेशन अच्छा करो। एजुकेशन से मुल्क की तरक्की है, रियासत की तरक्की है, शहर की तरक्की है। माजिद साहब, जिस तरीके से आपने एजुकेशन को लेके जो बजट की बात करी, और हमने भी देखा है कि कोटारी कमीशन के कुछ रिकमेंडेशंस थे जो 1964 में जो उन्होंने दिए थे और एस्टेब्लिश हुई थी नेशनल एजुकेशन कमीशन। तो उन्होंने ये कहा था कि हर स्टेट में एटलीस्ट 10% जो स्टेट का बजट है उसमें से 10% एजुकेशन पे जो है खर्च होना चाहिए। और तेलंगाना की अगर हम बात करें 2014 में तो काफी जो है 10% के आसपास था।
बट वक्त के साथ 5-5 साल के बाद आप देखोगे तो वो घट के और कम होते गया है वो। तो ये एक आपने अच्छी बात करी। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो अब ये जो यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल का जो कॉन्सेप्ट लाया कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड का स्कूल्स जो है तामीर करेंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसके लिए 20 से 25 एकड़ जो है लैंड एक्विजिशन भी ये लोग ने कराए, और 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो 11 अक्टूबर से कुछ फाउंडेशन स्टोन रखना चालू भी हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन भी होना चाहिए कि वहां पे जो पढ़ा रहे हैं किस किस्म की पढ़ाई हो रही है, वो भी जो है आपने बताया कि होना चाहिए। तो अगर हम हैदराबाद की लोकसभा की बात करेंगे तो क्या हैदराबाद लोकसभा में खास करके पुराने शहर में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला है गवर्नमेंट स्कूल्स का? और क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बताइए कुछ आप। देखिए साहब, एजुकेशन जब ही सुधर सकता है जब गवर्नमेंट तवज्जो दे। जी आज जितने भी एमएलए है, जितने भी मिनिस्टर्स है, चाहे बीआरएस के रहो चाहे कांग्रेस के रहो, वो लोगों के प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, या नहीं तो उनके रिश्तेदारों में है, या नहीं तो उन लोगों से कनेक्शन है। तो अगर ये लोग सही स्कूल्स को डेवलप करेंगे, सही हॉस्पिटल्स को डेवलप करेंगे, तो इनकी आमदनी का जरिया बंद हो जाएंगे। तो वो वजह से पुराना शहर बोल के नहीं, नए शहर में भी जो है ना गवर्नमेंट स्कूल सुधरने वाले नहीं है जब तक एक मोमेंट आने के बाद ही। क्योंकि दिन पे दिन देखते जाइए आप, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो जा रहे हैं, खास तौर से उर्दू मीडियम स्कूल्स बंद हो जा रहे हैं। तो इस पे वाकई हुकूमत को तवज्जो देना है। हुकूमत जो है ना गवर्नमेंट स्कूल को डेवलप करना है हर बच्चे को। आप देखिए दिल्ली के अंदर वो कैम्ब्रिज कोई स्कूल है जी जो दिल्ली का सबसे महंगा स्कूल है, वो महंगे स्कूल से निकाल कर बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाला गया, एडमिशन किया। जी केजरीवाल साहब, केसीआर साहब गए थे जब बताए जी। तो ऐसा हर साल 3 लाख 4 लाख 5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में से निकलकर गवर्नमेंट स्कूल्स में आ रहे हैं। वो मॉडल चाहिए यहाँ पर ये बाजू में एक खैरताबाद मॉडल स्कूल है, क्योंकि पिछले साल मैं पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स के इंस्पेक्शंस करा था। उसके अंदर मैं गया, जाके देखा तो बिल्डिंग अच्छी है, फर्नीचर अच्छा है, लेकिन पढ़ाने वाले नहीं है। फायदा क्या हो? जब बच्चों को पढ़ाने का टाइम रहता है, वो टाइम पे अगर नहीं पढ़ाएंगे, टीचर्स की कमी करेंगे, तो फायदा क्या? वक्त जाया होने के बाद तो फिर वक्त पलट के आने वाला नहीं है। माजिद साहब, हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जैसा मोहल्ला क्लिनिक का जो एक कॉन्सेप्ट आया, और दूसरे राज्य में भी, दूसरे जो राज्य है, दूसरे स्टेट्स भी उससे इंस्पायर्ड होके, अब जैसे हमारे यहाँ बस्ती दवाखाना है, तो वहां का मोहल्ला क्लिनिक और यहाँ का बस्ती दवाखाने में क्या डिफरेंसेस है, आप बताइए जरा। वहां के मोहल्ला क्लिनिक्स में मैं गया जाके, क्योंकि हम लोग जब भी दिल्ली जाते एक मोहल्ला क्लिनिक का या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, स्कूल का मायना करते, वो वीडियोस बना के यहाँ पर हैदराबाद में ला के डालते। तो वहां पर मैं एक मोहतरमा आए थे, उनको रोक के उनसे पूछा, मैडम आप एक लेडी है और घर के अखराजात के ताल्लुक से और आप कुछ ज्यादा मालूमात रहते हैं, तो ये मोहल्ला क्लिनिक से आपको क्या फायदा हुआ, आप यहाँ पर आए? तो वो लेडी कही, भैया मेरे घर में 6 मेंबर्स है, मैं 6 का तो नहीं बोल रही हूँ, खुद मेरा 1 का बोल रही हूँ। तो बोली, आप बोलने के बाद वो बोल रही कि मेरे जिस्म में इतनी बीमारियां हैं, हफ्ते को कम से कम मेरे को 800 से 1000 रुपए खर्चा आ, एक महीने में 4 हफ्ते, वो मोहतरमा के महीने में 4000 रुपए बच रहे हैं। तो ऐसा हर फैमिली के कितने पैसे बच रहे हैं। और वही मॉडल यहां पर बस्ती दवाखाना, तो मैं वीक में हर हफ्ता एक मेडिकल कैंप लगाता था जी, और उसमें बार बार बयान देता था। मैं मेरे बयानों को तवज्जो देती गवर्नमेंट, जब बीआरएस गवर्नमेंट खास तौर से, क्योंकि ये हैदराबाद और तेलंगाना हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में चमचागिरी बहुत है, तो ले जाके खास तौर से मिनिस्टर्स को बताते थे ऐसा ऐसा है। तो वो बयाना बहुत मेरे चले, दिल्ली मॉडल में बताते जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह
ये लोग बस्ती दवाखाने चालू करें, लेकिन अगर अपने दिल से अगर करे तो वो बात अलग रहती, और किसी के कहने पे, किसी के उस पे अगर हॉस्पिटल्स खोलने की वो बात अलग रहती। मेरे कहने की आदत है, मैं चुप इधर उधर घुसते रहता हूँ। तो एक बार जो है सो मैं बस्ती दवाखाने को गया, जाके मेरे ट्रीटमेंट के वास्ते मैं बोला था बीपी चेक किया मैडम ये, बाद में मैं दवाएं देखा, वीडियो है मेरे कन, फेसबुक पे भी डाला। डिक्लोफिनैक टैबलेट, जो डिक्लोफिनैक टैबलेट होती है वो जनरल भी किसी को ज्यादा खाने को डॉक्टर से परहेज करते हैं, वो दवा एक्सपायर्ड थी बस्ती दवाखाने के अंदर। मेरे घर इस पे प्रूफ है जी। बस्ती दवाखाने में ये मिला। फिर उसके बाद चलो वो आज छोड़े, वो छोड़ने के बाद कंटी वेल्गू प्रोग्राम हुआ। कंटी वेल्गू प्रोग्राम में भी मैं गया, जाके जनरल जहां पर मेरी पहचान नहीं है मैं वहां जाता हूँ, जाके जो है मेरे मायना हुआ करा। उसके बाद फिर वहां पर भी दवाएं देखा, 8 दिन में एक्सपायर्ड होने की दवा वहां रखी हुई। अच्छा, तो ये डिफरेंसेस है दिल्ली और तेलंगाना हैदराबाद के, वहां के मोहल्ला क्लिनिक और यहाँ के बस्ती दवाखानों में। तो यहाँ पर अवाम की जिंदगी से खेलते हैं, बस वहां पर अवाम की जिंदगी बचाने की कोशिश है, यहाँ पर अवाम की जिंदगी से खेलते हैं। माजिद भाई, बीआरएस गवर्नमेंट में हेल्थ सेक्टर पे जो बजट था, मैं समझता हूँ 12,136 करोड़ का कुछ बजट था। अब गुज़िश्ता जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो उसमें जो है कुछ कमी आई, 950 करोड़ की लगभग जो है कुछ कमी आ गई बजट में। तो और बस्ती दवाखाने के अलग से भी अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट के जनरल हॉस्पिटल्स होते जो बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या फिर जो भी जैसा उस्मानिया है, तो उस तरीके का कोई हॉस्पिटल जो है हैदराबाद लोकसभा में या चेवल्ला में कोई बीआरएस हुकूमत में बना या अभी कांग्रेस बनाएगी? बड़े हॉस्पिटल बीआरएस हुकूमत में मैं समझता हूँ आदिलाबाद में बना जी, मगर बिल्डिंग बनाने से कुछ फायदा नहीं। अब हाल ही में आपने देखा यहाँ की एक लोकल पार्टी भी जो है ना, बार बार उस्मानिया दवाखाने को डिमोलिश करो जी। उस्मानिया दवाखाना नई बिल्डिंग बनाओ। उस ताल्लुक से मैं बहुत काम करा, मैं फिरा, बात करा, उस्मानिया दवाखाने के इंस्पेक्शंस करा। वहां के आरएमओ, नाम नहीं लेता मैं जी, क्योंकि किसी को निशानदेही करना अच्छी चीज नहीं है, तो रोना बाकी था। जो तेलुगु देशम पीरियड में एमआरआई मशीन लगाए थे, आज भी वो एक ही मशीन है। अगर किसी को एमआरआई की जरूरत है तो 4-4 महीने 5-5 महीने वेटिंग है। तो आरएमओ खुद आंख में आंसू लाके बयान कर रहा है कि बहुत तकलीफ में है, और खास तौर से वो उस्मानिया दवाखाने को टारगेट बना रहे हैं, उस्मानिया दवाखाना डिमोलिश करो। तो उस्मानिया दवाखाने में इंसान को लाते हैं इलाज करने के लिए, उन्हें इलाज उसका होना, उन्हें सेहतमंद होना, बाहर जाना। वही उस्मानिया दवाखाने का इलाज करने जो लोग किंदा रहे हैं, उस्मानिया दवाखाने का मर्डर करना चाह रहे हैं, उस्मानिया दवाखाने को डिमोलिश करना चाह रहे हैं। आखिर क्यों? अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है गोशा महल में 30 एकड़ पे कुछ जो है नया उस्मानिया हॉस्पिटल बनेगा। तो वो अभी बोलते उस्मानिया दवाखाना, उस्मानिया हॉस्पिटल का नाम आएगा, जब अगर नाम चेंज कर दिया तो क्या कर लेते आप? जहां पर वो, और अगर इन गोशा महल ग्राउंड पे अगर उस्मानिया हॉस्पिटल बनाएंगे भी तो उसका टाइम लिमिट कितना रहता बिल्डिंग का? बहुत से बहुत 100 साल। अगर उसके थोड़े ही पैसे अगर उस्मानिया दवाखाने की जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी दागदोजी अगर कर दिए तो 300-400 साल तक अभी उन्हें स्टैंड रह सकता, क्योंकि अपने घर बड़े बड़े इमारत हैं, 4 मीनार है, गोलकुंडा किला है, 7 गुंबद है, ऐसे इमारतें हैं अपने घर जो 400-400 500-500 साल से है। उस्मानिया दवाखाना भी वही गच्ची से बना हुआ है। अगर इसकी दागदोजी अगर कर देंगे, आप देखिए गांधी हॉस्पिटल नया बना हुआ है जो ये गवर्नमेंट इंडियन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बनाई, तो वहां पर जाके देखिए आबो हवा कैसी रहती। और वही उस्मानिया दवाखाने की पुरानी बिल्डिंग में जाके देखिए, वहां पर जो वेंटिलेशन है, जो हवाएं आते हैं, वहां पर इंसान आधा सेहतमंद उसी में हो जाता है, जो अच्छे उसको ऑक्सीजन मिले, अच्छी हवाएं आए। अच्छा, तो ये नई बिल्डिंग बनाने से उल्टा नुकसान है। ये है उन्होंने सेक्रेटरीट बनाए
1000 करोड़ खर्चा करके इन्हों एक हॉस्पिटल बनाएंगे, इन्हों भी 1500 करोड़ रुपए खर्चा करके आवाम का पैसा बर्बाद करने के ऊपर। अगर आपको आवाम से मोहब्बत है तो आप उस्मानिया दवाखाने को अच्छा कीजिए, उस्मानिया दवाखाने की दागबोजी कीजिए, जैसा मरीज का इलाज करते हैं वैसा उस्मानिया दवाखाने की बिल्डिंग का इलाज करिए, और यकीनन नए बच्चे को पैदा करने से वही बच्चे को जो है सो आगे बढ़ाइए। माजिद साहब, तेलंगाना की पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी का रोल हुकूमत से किस तरीके, मतलब अलायंस में है कांग्रेस के साथ या एज एन अपोजिशन आप अपने आप को बताते हैं आम आदमी पार्टी? अभी तो सिर्फ जो अलायंस था लोकसभा इलेक्शन के लिए अलायंस था, जी। अभी जो है ना कोई स्टेट लेवल में अलायंस नहीं है। अगर बाई चांस अलायंस अगर होने वाला भी है, क्योंकि हरियाणा इलेक्शन में अलायंस होते होते टूट गया, हो सकता आगे होगा क्योंकि वो तो हमारी नेशनल टीम के हाथ में रहता, मगर तेलंगाना के अंदर चाहे कांग्रेस रहो, चाहे बीआरएस रहो, चाहे कोई और पार्टी रहो, अगर गलती करेंगे तो हम उसके खिलाफ हैं, चाहे कोई भी रहो। शुक्रिया माजिद साहब, बहुत बहुत हमारे साथ स्टूडियो पे जुड़ने के लिए और अपना टाइम देने के लिए।